कहानी की शुरुआत एक तेज बेकाबू पहाड़ी नदी से होती है जहां तीन सहेलियां सारा, जूनो और बेथ अपनी राफ्टिंग बोट को चट्टानों से बचाते हुए आगे बढ़ रही हैं। बर्फीला पानी उनके चेहरों पर पड़ रहा है, लेकिन उनके अंदर एडवेंचर का जोश है। किनारे पहुंचते ही सारा का पति पॉल और उसकी नन्ही बेटी जेसिका उनका स्वागत करते हैं। राफ्ट से बाहर आते समय पॉल जब जूनो को पानी से खींचता है तो दोनों की नजरें कुछ ज्यादा देर तक टिक जाती हैं। सारा इस अनकहे एहसास को नोटिस करती है, लेकिन कुछ नहीं कहती और अपनी बेटी को गले लगा लेती है। कुछ देर बाद सारा, पॉल और जेसिका कार से घर लौटने लगते हैं। सारा बेटी के आने वाले जन्मदिन की बात करके माहौल हल्का करने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल गहरे ख्यालों में खोया है। जैसे ही सारा पूछती है कि सब ठीक है, सामने से आ रहे एक ट्रक की लोहे की नुकीली छड़ें उनकी विंडशील्ड चीरते हुए अंदर घुस जाती हैं। धमाका होता है और चारों तरफ चीखें गूंज उठती हैं। जब सारा की आंखें खुलती हैं, वह अस्पताल के ठंडे कमरे में होती है। घबराकर वह अपने जिस्म से तारे नोचती है और गलियारे में भागती है। वहाँ बेथ की भीगी आंखें उसे सब बता देती हैं। सारा ने अपने पति और मासूम बेटी दोनों को हमेशा के लिए खो दिया है। हादसे के 1 साल बाद बेथ सारा को अमेरिका के एपलाचियन पहाड़ों की घनी सुनसान घाटी में ले आती है। एक पुराने लकड़ी के केबिन में जूनो उनका इंतजार कर रही है। सारा के चेहरे पर अब भी दर्द साफ है। बेथ कहती है कि अगर वह तैयार नहीं है तो वे लौट सकती हैं, लेकिन सारा जानती है कि इस दर्द से लड़ने के लिए उसे खुद को किसी चुनौती में झोंकना होगा। केबिन में 3 और लड़कियां हैं, जिम्मेदार रेबेका, उसकी छोटी बहन, मेडिकल स्टूडेंट सैम और खतरनाक स्टंट्स की शौकीन हॉली। रात को पुराने किस्सों, हंसी मजाक और ड्रिंक्स के बीच पॉल का पसंदीदा जुमला दोहराया जाता है, हर दिन से खुलकर प्यार करो। मगर सारा के अंदर का दर्द खत्म नहीं हुआ। आधी रात को उसे सपना आता है कि वही लोहे की छड़ उसकी खिड़की तोड़कर अंदर आ रही है। पसीने में डूबी सारा जागती है और खुद को समझाती है कि यह सिर्फ सपना था। अगली सुबह 7 बजे 6 लड़कियां बैग और क्लाइंबिंग गियर लेकर निकलती हैं। जूनो आत्मविश्वास से आगे चल रही है। गाड़ी के पास वे एक ग्रुप फोटो खिंचवाती हैं, लेकिन जूनो चुपचाप गुफा की गाइड बुक कार के डैशबोर्ड में छोड़ देती है। घने दलदली जंगल से गुजरते हुए उन्हें एक नर 12 सिंगे की सड़ी लाश मिलती है, जिसका गला किसी दरिंदे ने फाड़ दिया है। रेबेका और सारा मुंह फेर लेती हैं, लेकिन हॉली उसकी तस्वीर खींच लेती है। कुछ आगे उन्हें जमीन में बना एक विशाल अंधेरा गड्ढा दिखाई देता है। यही गुफा का मुहाना है। रस्सियों के सहारे सभी एक एक करके नीचे उतरती हैं। जमीन पर पहुंचते ही ऊपर की रोशनी गायब हो जाती है। अब उनका सहारा सिर्फ हेलमेट की छोटी टॉर्च और लाल फ्लेयर्स हैं। दीवारों से टपकता बर्फीला पानी और गहरी गूंज माहौल को और डरावना बना देती है। आगे सारा को चट्टान पर सूखे खून से बने उंगलियों के खरोंच दिखाई देते हैं, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। तभी चमगादड़ों का झुंड उसके चेहरे के पास से गुजरता है और वह गिर पड़ती है। जूनो उसे संभाल कर आगे बढ़ाती है। कुछ देर बाद वे रुकती हैं। जूनो सारा से हादसे के बाद दूर चले जाने के लिए माफी मांगती है। सारा उस दर्द को दोबारा नहीं छूना चाहती, इसीलिए वह बात टालकर एक संकरी दरार की तरफ बढ़ जाती है। वहाँ एक बेहद तंग सुरंग होती है। हॉली पेट के बल रेंगते हुए सबसे पहले अंदर जाती है और दूसरी तरफ पहुंचकर बाकी सबको बुलाती है। एक एक करके सभी पार होती हैं। सबसे आखिर में सारा अंदर जाती है। नुकीली चट्टानें उसकी छाती और पीठ को जकड़ लेती हैं और अचानक उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया का दौरा पड़ता है। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और वह वहीं फंस जाती है। बेथ तुरंत उसके पास लौटती है और उसकी आंखों में देखकर कहती है, मेरी बात सुनो सारा, गहरी सांस लो। जो सबसे बुरा तुम्हारे साथ हो सकता था वह पहले ही हो चुका है। तुम जिंदा हो, बस आगे बढ़ो। सारा हिम्मत जुटाकर बेथ का हाथ पकड़ती है और खुद को आगे खींच लेती है, लेकिन उसके बाहर निकलते ही गुफा की छत हिलने लगती है। भागो! बेथ चीखती है। अगले ही पल भारी चट्टानें और मलबा सुरंग पर गिर पड़ते हैं। धूल का गुब्बार उठता है और उनके वापस जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। सभी खांसते हुए उठती हैं। रेबेका घबराकर जूनो से कहती है, नक्शा निकालो जूनो, गाइड बुक में लिखा था कि इस गुफा से बाहर निकलने के 3 रास्ते हैं, हमें दूसरा रास्ता देखना होगा। तभी जूनो एक ऐसा सच बताती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वह नजरें झुकाकर कहती है, गाइड बुक का यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि यह वह गुफा नहीं है। हम किसी टूरिस्ट स्पॉट पर नहीं हैं। इस गुफा का आज तक कोई नाम नहीं है। यह एक अनजान और अनछुआ अंडरग्राउंड सिस्टम है। यहाँ आज तक कोई इंसान नहीं आया। ग्रुप में सन्नाटा छा जाता है। बाहर किसी रेस्क्यू टीम को यह भी पता नहीं कि वे जमीन के नीचे कहाँ फंसी हैं। न कोई नक्शा, न रास्ता और न वापस जाने की उम्मीद। 6 लड़कियां पाताल जैसी गहराइयों में पूरी तरह फंस चुकी थीं और अब उनके सामने बड़ा सवाल था, वे बाहर कैसे निकलेंगी। गुफा के उस घुटन भरे सन्नाटे में जूनो के खुलासे ने सबके दिलों में खौफ भर दिया। बेथ गुस्से में उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुमने हम सबके साथ ये क्या किया जूनो? बेथ की आवाज कांप रही थी। तुमने कहा था कि यह सब सारा को
ठीक करने के लिए है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि वह किस नर्क से गुजरकर यहाँ तक पहुंची है? जूनो ने नजरें चुराई, फिर बोली, मैंने यह हम सब के लिए किया ताकि हम इस गुमनाम जगह को सबसे पहले खोजें और इस पर हमारा नाम हो। रेबेका बीच में आ गई। लड़ना बंद करो दोनों। जो रास्ता बंद हो चुका है वह अब नहीं खुलेगा। अगर जिंदा बाहर निकलना है तो आगे बढ़ना होगा। सारा खामोश होकर उस मलबे को देख रही थी जिसमें उनका रस्सियों वाला बैग दब चुका था। अब उनके पास सिर्फ अपने बैग्स का सामान बचा था। किसी भी गलती की कीमत जान हो सकती थी। कुछ 100 मीटर बाद अचानक रास्ता खत्म हो गया। उनके सामने जमीन गायब थी और एक विशाल खाई फैली थी। नीचे सिर्फ जमा हुआ अंधेरा था। सारा ने एक भारी पत्थर खाई में फेंका। कई सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर बहुत देर बाद हल्की गूंज सुनाई दी। खाई इतनी गहरी थी कि गिरने का मतलब सीधी मौत था। रास्ता उस पार है, जूनो ने सामने वाली दीवार पर रोशनी डालते हुए कहा। दूसरी तरफ एक छोटा पथरीला किनारा था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हवा में झूलना पड़ता। हमारे पास रस्सियां बहुत कम हैं, सैम ने कहा। किसी एक को छत के सहारे चढ़कर दूसरी तरफ लाइन बांधनी होगी। रेबेका ने बिना हिचकिचाए हार्नेस कसा। मैं जाऊंगी। वह छत से लटकी नुकीली चट्टानों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। नीचे गहरी खाई थी और हर इंच आगे बढ़ना जानलेवा था। रेबेका ने एक एक करके क्लाइंबिंग हुक्स लगाए और रस्सी आगे बढ़ाई। रेबेका के आगे बढ़ते समय नीचे खड़ी लड़कियां निर्देश देती रहीं। एक गलत पकड़ उसे खाई में गिरा सकती थी। दूसरे छोर पर पहुंचकर उसने सहारे के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उसकी उंगलियां किसी सख्त और ठंडी चीज से टकराईं। टॉर्च डालने पर पत्थर की दरार में एक पुराना धातु का हुक दिखाई दिया। वह बुरी तरह जंग खाया था। रेबेका समझ गई कि यह कम से कम 100 साल पुराना था। इसका मतलब था कि इस गुफा में उनसे पहले भी कोई आया था। उसने बाकी लड़कियों को कुछ नहीं बताया और रस्सी बांध दी। अब पुली के सहारे एक एक करके खाई पार करनी थी। पहले बेथ, फिर सैम और सारा दूसरी तरफ पहुंची। अब सिर्फ जूनो बची थी। आगे काम आने वाले हुक बचाने के लिए उसने रस्सी पर झूलने के बजाय छत के हुक्स निकालते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। 3 हुक निकालने के बाद उसने चौथे को खींचा। तभी उसका पैर गीले पत्थर पर फिसल गया। जूनो का हाथ छूटा और वह खाई में गिर गई। सभी चीख उठी। रेबेका ने मुख्य रस्सी दोनों हाथों से पकड़ ली। झटका इतना तेज था कि उसकी हथेलियों की चमड़ी उधड़ गई, लेकिन उसने रस्सी नहीं छोड़ी। जूनो कई फीट नीचे झूल रही थी। पुराना जंग लगा हुक आखिरी झटका संभाल गया, मगर वह भी टूट कर बाहर आ गया। सैम, बेथ और सारा ने रेबेका के साथ मिलकर पूरी ताकत से रस्सी खींची। कई मिनट की मशक्कत के बाद जूनो को किनारे पर खींच लिया गया। सारा की नजर जूनो के हाथ में फंसे पुराने हुक पर पड़ी। जूनो ने सांस लेते हुए कहा, कम से कम 100 साल पुराना पिटोन है। इसका मतलब हम यहाँ आने वाले पहले लोग नहीं हैं, और अगर वे बाहर नहीं निकल पाए तो उन्होंने इसका नाम भी नहीं रखा। सैम ने तुरंत रेबेका के घायल हाथों पर पट्टी बांधी। आगे बढ़ने पर उन्हें गुफा की विशाल दीवार पर प्राचीन चित्र दिखाई दिए। बेथ ने कहा, जूनो, यहाँ एक फ्लेयर जलाओ। लाल रोशनी में चित्र साफ हुआ। उसमें एक पहाड़ और उसके अंदर जाने वाले 2 रास्ते बने थे। इसे देखो। बेथ की आवाज में उम्मीद थी। इस गुफा के 2 मुहाने हैं। पहला रास्ता बंद हो चुका है तो दूसरा निकास जरूर होगा। सबके चेहरों पर थोड़ी राहत आई, लेकिन उसी समय उनके सिर के ऊपर छत की काली परछाइयों में कोई छिपकर उन्हें देख रहा था। आगे रास्ता 3 संकरी सुरंगों में बंट गया। उन्हें समझ नहीं आया कि किस तरफ जाएं। जूनो ने हवा का रुख जानने के लिए लाइटर जलाया। लॉ एक दिशा में झुक गई। उस तरफ हवा चल रही है, जूनो ने कहा। हॉली ने उस सुरंग के मुहाने पर देखा। दूर हल्की सफेद चमक दिखाई दे रही थी। जूनो ने चेताया, लेकिन हॉली बाहर निकलने की उम्मीद में दौड़ पड़ी। अचानक हॉली के पैरों के नीचे जमीन खत्म हो गई। वह चमक दिन का उजाला नहीं, बल्कि चट्टानों में मौजूद फास्फोरस की रोशनी थी। उसका संतुलन बिगड़ा और वह चीखती हुई पत्थरों से भरे गहरे गड्ढे में जा गिरी। हड्डी टूटने की भयानक आवाज और हॉली की चीख पूरी गुफा में गूंज उठी। बाकी 5 लड़कियां गड्ढे के किनारे पहुंची और नीचे अपनी टॉर्च डाली। नीचे का मंजर देखकर सैम की सांस अचानक अटक गई। हॉली पत्थरों के ढेर पर बुरी तरह तड़प रही थी। उसका बायां पैर बेहद अजीब कोण पर मुड़ा था और सफेद हड्डी चमड़ी को चीरकर बाहर निकल आई थी। सभी रस्सियों के सहारे नीचे उतरी। सैम तुरंत हॉली के पास घुटनों के बल बैठ गई। मेडिकल स्टूडेंट होने के कारण उसने चोट को ध्यान से देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। कंपाउंड फ्रैक्चर है, हड्डी बाहर है। इसे वापस जगह पर बिठाना होगा और बहुत दर्द होगा। बेथ और रेबेका ने हॉली के हाथ पैर मजबूती से पकड़ ली। सैम ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से हड्डी वापस जगह पर बिठा दी। हॉली दर्द से चीख उठी। फिर सैम ने आइस एक्स को सहारे की तरह इस्तेमाल कर पट्टियां कसकर बांध दी। खून रुक गया, लेकिन हॉली अब अपने पैरों पर खड़ी होने की हालत में नहीं थी और उसे आगे ले जाना पड़ेगा। इसी अफरा तफरी के बीच सारा गड्ढे के दूसरी तरफ फैली एक अंधेरी सुरंग की ओर बढ़ गई। उसने झुककर देखा तो नीचे धूल से ढका एक पुराना खनिकों का हेलमेट पड़ा था। उसे देखते ही उसकी रीढ़ में सनसनाहट दौड़ गई। तभी उसे पानी छलकने और हल्की गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। सारा ने डरते हुए टॉर्च कुंड की तरफ की और कुछ सेकंड तक रोशनी को वहीं टिकाए रखा। वहां एक बिना बालों वाला सफेद पीली चमड़ी का
का जीव पानी पी रहा था। उसका शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन रीढ़ और कंधे किसी खूंखार जानवर की तरह उभरे हुए थे। सारा चीख भी नहीं पाई कि वह जीव बिजली की तेजी से चट्टानों पर चढ़कर अंधेरे में गायब हो गया। सारा हांफती हुई लौटी। मैंने वहां किसी को देखा, इंसान जैसा था, लेकिन इंसान नहीं था। जूनो ने टॉर्च उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सारा, यह अंधेरे और तनाव का असर हो सकता है, यह वहम नहीं था, मैंने उसे देखा है, सारा ने कहा। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वे घायल हॉली को बारी बारी से सहारा देकर आगे बढ़ी। कुछ दूर बाद वे एक बड़े हॉल में पहुंची। उनके पैरों के नीचे जमीन अजीब तरह से चरमराई। टॉर्च से कुछ साफ नहीं दिखा, इसलिए सारा ने हॉली के कैमरे का नाइट विजन ऑन किया। स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसे देखकर सारा के होश उड़ गए। वे पत्थरों पर नहीं, बल्कि सैकड़ों इंसानों और जानवरों की पुरानी हड्डियों के विशाल ढेर पर चल रही थीं। हर तरफ मौत के निशान फैले थे। यह जगह किसी सामान्य गुफा जैसी नहीं थी, बल्कि किसी खूंखार शिकारी का खौफनाक अड्डा लग रही थी। सारा ने कांपते हाथों से कैमरा थोड़ा ऊपर किया। बेथ के ठीक पीछे वही सफेद जीव खड़ा था। बेथ, हिलना मत। अगले ही पल जीव ने अपने पंजों से छत पकड़ी और हवा में छलांग लगा दी। उसी के साथ चारों तरफ दर्जनों दहाड़ें गूंज उठी। छत, दीवारों की दरारों और पत्थरों की ओट से कई और क्रॉलर निकल आए। कुछ ही सेकंड में पूरा झुंड उन पर टूट पड़ा और लड़कियों में भगदड़ मच गई। एक विशाल क्रॉलर सीधे घायल हॉली पर झपटा और उसके गले में दांत गड़ा दिए। हॉली की चीख निकल गई और वह बचने की कोशिश करती रही, लेकिन दरिंदा उसे तेजी से अंधेरे रास्तों की तरफ घसीटने लगा। जूनो आइसेक्स लेकर उस पर टूट पड़ी। सैम और रेबेका एक संकरी सुरंग की तरफ भागी। सारा भागते हुए पत्थरों से टकराई। उसका संतुलन बिगड़ा और वह एक गहरी खाई में जा गिरी। उसका सिर भारी चट्टान से टकराया। उधर जूनो ने गुस्से में आइसेक्स उठाई और उस क्रॉलर के सिर पर लगातार कई वार की। दरिंदा लहूलुहान होकर गिर पड़ा, लेकिन तब तक दूसरा शिकारी हॉली को खींचकर अंधेरे में ले जा चुका था। जूनो का शरीर खून से लथपथ था। तभी उसे पीछे भारी कदमों की आहट सुनाई दी। खौफ में उसने बिना देखे पूरी ताकत से आइसेक्स पीछे घुमा दिया। जूनो ने तुरंत पलटकर देखा तो उसके होश उड़ गए। पीछे कोई क्रॉलर नहीं, बेथ खड़ी थी। उसकी गर्दन से खून बह रहा था। बेथ वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं थी। जूनो डर और अपराध बोध में अपनी घायल सहेली को वहीं छोड़कर गहरे अंधेरे में भाग गई। चारों तरफ खून, सड़ांध और अंधेरे के बीच सारा की आंखें खुलती हैं। पास पड़ा वीडियो कैमरा उठाकर वह नाइट विजन ऑन करती है। हरी रोशनी में पता चलता है कि वह इंसानों और जानवरों की हड्डियों के विशाल ढेर के बीच दबी है। तभी ऊपर से हॉली की क्षत विक्षत लाश उसके पास आ गिरती है। 3-4 क्रॉलर तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं। सारा डर के मारे मुंह दबाकर चुप रहती है। तभी एक क्रॉलर खाना छोड़कर उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी अंधी आंखें सारा को नहीं देख पा रही थीं, लेकिन वह आवाज और गंध से उसका पता लगा रहा था। वह सारा के बेहद करीब आकर खड़ा हो जाता है। सारा सांस रोक लेती है। अचानक दूर से जूनो की आवाज गूंजती है। आवाज सुनते ही क्रॉलर बाकी झुंड के साथ उस दिशा में भाग जाता है। सारा समझ जाती है कि अगर उसे बचना है तो खुद रास्ता खोजना होगा। वह एक पुरानी लोहे की छड़ पर कपड़ा लपेटकर केरोसिन से मशाल बनाती है और आगे बढ़ती है। कुछ दूर उसे कराहने की आवाज सुनाई देती है। वहाँ बेथ खून से लथपथ पड़ी है। सारा उसका सिर गोद में रखकर पूछती है, बेथ, ये सब कैसे हुआ? बेथ कांपती आवाज में कहती है, जूनो ने मेरे साथ ये किया। उसने मुझ पर हमला किया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। उस पर कभी भरोसा मत करना। फिर बेथ अपनी मुट्ठी खोलती है। उसमें जूनो का सोने का पेंडेंट है, जिस पर लिखा है, हर दिन से प्यार करो। ये वही जुमला है जो पॉल हमेशा कहा करता था। पेंडेंट देखते ही सारा के दिमाग में सब कुछ जुड़ जाता है। पॉल और जूनो के बीच वह अनकहा रिश्ता, हादसे के बाद जूनो का दूर चले जाना और अब बेथ पर हमला। सारा समझ जाती है कि जूनो का उसके पति के साथ रिश्ता था। बेथ को ढूंढने के बाद सारा समझ गई थी कि वह ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। तभी क्रॉलर्स की गुर्राहट फिर सुनाई देती है। बेथ सारा से विनती करती है, मुझे ऐसे मत छोड़ो, वे मुझे जिंदा खा जाएंगे। मुझे इस नर्क से मुक्ति दे दो। सारा रोते हुए एक भारी पत्थर उठाती है और बेथ के सिर पर वार कर देती है। बेथ की मौत के बाद सारा के अंदर का डर खत्म हो जाता है और बदले की आग भर जाती है। तभी एक छोटा क्रॉलर उसकी पीठ पर झपटता है। सारा उसे पकड़कर दीवार से पटक देती है और मार डालती है। उसकी माँ, एक बड़ी मादा क्रॉलर, तुरंत सारा पर टूट पड़ती है। दोनों खून और कीचड़ के ताल में गिरती हैं। सारा एक नुकीली हड्डी उठाकर उसकी आंख के रास्ते खोपड़ी में घोंप देती है। बाहर निकलते समय सारा सिर से पैर तक खून में सनी होती है। उधर जूनो, सैम और रेबेका दूसरी खाई तक पहुंचती हैं। सैम रस्सी के सहारे खाई पार कर रही होती है कि छत पर छिपा एक क्रॉलर उसके
उसकी गर्दन पर हमला कर देता है। सैम आखिरी ताकत से उसके सिर में चाकू घोंप देती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। रेबेका अपनी बहन को मरते देख चीख उठती है, लेकिन तभी क्रॉलर्स का झुंड उस पर टूट पड़ता है और उसे भी मार देता है। जूनो ने पीछे मुड़कर देखा जरूर, मगर वहां रुकने का मतलब उसकी अपनी मौत भी था, इसलिए वह पानी में कूद गई। पानी से बाहर निकलकर वह चट्टान पर चढ़ने लगती है, तभी एक खून से सना हाथ उसे ऊपर खींच लेता है। वह सारा थी। सारा का खून से लथपथ रूप देखकर जूनो डर जाती है। सारा पूछती है, बेथ कहाँ है? क्या तुमने उसे मरते देखा? जूनो झूठ बोलती है, हाँ, क्रॉलर्स ने उसे मार डाला। सारा के चेहरे पर हल्की ठंडी मुस्कान आती है। वह कुछ नहीं कहती और आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर 4 क्रॉलर उनका रास्ता रोकते हैं। सारा और जूनो अपनी कुल्हाड़ियों से चारों को मार गिराती हैं। लड़ाई के बाद सारा जूनो के सामने रुकती है और अपनी मुट्ठी खोलती है। वही सोने का पेंडेंट उसके हाथ में है। उसे देखते ही जूनो का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह समझ जाती है कि सारा को बेथ से सब पता चल चुका है। तभी दूर से दर्जनों क्रॉलर्स की आवाजें आने लगती हैं। जूनो घबराकर पीछे देखती है और उसी पल सारा अपनी आइस एक्स से उसके घुटने पर जोरदार वार करती है। हड्डी टूटते ही जूनो चीख कर गिर पड़ती है। सारा उसे उन भूखे दरिंदों के बीच छोड़कर अकेले आगे भाग जाती है। पीछे जूनो की चीखें गूंजती रहती हैं। सारा बेतहाशा दौड़ती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह एक गहरे गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद आंखें खुलती हैं तो ऊपर से सुनहरी धूप की किरण दिखाई देती है। वह मलबे पर चढ़कर बाहर निकलती है। वह अपनी गाड़ी तक पहुंचती है, इंजन स्टार्ट करती है और जंगल से दूर भागती है। कुछ मील बाद गाड़ी रोककर सड़क किनारे बैठ जाती है और रोने लगती है। लेकिन जब वह पैसेंजर सीट की तरफ देखती है, वहां जूनो की खून से लथपथ लाश बैठी उसे घूर रही होती है। सारा चीख कर उठ बैठती है। असल में वह बाहर निकली ही नहीं थी। वह अब भी उसी अंधेरी गुफा में हड्डियों के ढेर के बीच पड़ी थी। बाहर निकलने का पूरा दृश्य उसके टूटे हुए दिमाग का भ्रम था। उसके ठीक पीछे उसकी नन्ही बेटी जेसिका हाथ में बर्थडे केक लिए मुस्कुरा रही थी। सारा उसे देखकर एक टूटी हुई मुस्कान देती है। सारा उस अंधेरे में अपनी मरी हुई बेटी की परछाई को देखती रही और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। पर वेट, इसके आगे भी कहानी का पार्ट 2 है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है तो कमेंट करें पार्ट 2। शुक्रिया।